तो चलिए आज बात करते हैं 100 करोड़ की एक ऐसी अंडरवर्ल्ड डील की जो सिर्फ एक बिजनेस पार्टनरशिप नहीं बल्कि धोखे और स्ट्रैटेजी की एक मास्टर क्लास है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब दो जानी दुश्मन हाथ मिलाते हैं तो उनका असली प्लान आखिर होता क्या है। आइए इस खतरनाक सौदे की हर परत को खोलकर देखते हैं। सारा खेल शुरू होता है इस एक लाइन से, दोस्ती बराबरी में होती है। ये शब्द कालिया ने अपने कट्टर दुश्मन गजरे से कहे, पर यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये तो एक सीधी सीधी चेतावनी थी। कालिया, जो कागज पर बेहद कमजोर नजर आ रहा है, वो पहले ही पल में ये साफ कर देता है कि इस खेल में वो बराबर का खिलाड़ी है। गेम का पहला पावर मूव यहीं से शुरू होता है। तो आखिर हैं कौन ये दो खिलाड़ी जो टेबल पर तो साथ बैठे हैं, लेकिन जिनके दिमाग में एक दूसरे के लिए सिर्फ धोखा है। अब जरा इन दोनों को देखिए। एक नजर में तो पावर का पलड़ा पूरी तरह से एक तरफ झुका हुआ लगता है। एक तरफ है कालिया जो अभी अभी जेल से बाहर आया है, और दूसरी तरफ गजरे, द कंपनी का ऑल पावरफुल बॉस। तो फिर सवाल यह है कि कालिया आखिर किस दम पर बराबरी मांग रहा है। उसके पास एक ऐसा इक्का है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सीधे गजरे की दुखती रग पर हाथ रखती है। और वो इक्का है सुहेल, एक ऐसा नाम, एक ऐसा दुश्मन जिसने अकेले दम पर द कंपनी के पूरे धंधे की कमर तोड़ रखी थी। और कालिया ये अच्छी तरह से जानता था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बस यही एक वजह थी जो गजरे जैसे ताकतवर बॉस को कालिया जैसे कम से कम कागज पर कमजोर दिख रहे इंसान की बात सुनने पर मजबूर कर रही थी। और बस इसी मौके पर कालिया अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है, एक 100 करोड़ का ब्लूप्रिंट। लेकिन ये कोई मामूली बिजनेस प्रपोजल नहीं था, ये एक जाल था। चलिए देखते हैं कि इस जाल को बुना कैसे गया था। कालिया की शर्त बिल्कुल सीधी, एकदम साफ। हर चीज में बराबरी, 50-50। पैसा लगेगा 50-50 तो मुनाफा भी होगा 50-50। सुनने में तो ये ऑफर बड़ा जबरदस्त था, लेकिन इसकी जो कीमत थी ना, वो होश उड़ाने वाली थी। 50 करोड़ रुपए। जी हाँ, 50 करोड़। सोचिए, एक आदमी जो अभी अभी जेल से बाहर आया है, वो गजरे से कह रहा है कि वो टेबल पर 50 करोड़ रखेगा, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 100 करोड़ का। ये हिम्मत की बात नहीं थी, ये तो सरासर पागलपन लग रहा था। तो सवाल था कि ये 100 करोड़ आखिर लगेंगे कहाँ। देखिए, कालिया का प्लान सिर्फ कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करना नहीं था। उसका प्लान था पूरे के पूरे मार्केट को हिला देना। उसने साफ साफ समझाया कि कंपनी जिन पुराने रास्तों से काम कर रही है वो अब बेकार हो चुके हैं। असली माल, असली पैसा तो गोल्डन क्रेसेंट में है, यानी कि सीधे सोर्स पर। तो ये गोल्डन क्रीसेंट है क्या भला? ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का वो इलाका है जो उस जमाने में एशिया में अफीम और हेरोइन का सबसे बड़ा सेंटर था। कह सकते हैं सबसे बड़ा अड्डा। कालिया की नज़र सीधे वहीं थी जहां से माल निकलता है, जहां प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा होता है। प्लान तो बड़ा जबरदस्त था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लॉजिस्टिक्स की। 100 करोड़ रुपए कैश में, इसे सेफ कैसे रखा जाएगा, इसे मूव कैसे किया जाएगा? खैर, कालिया के पास इसका भी जवाब तैयार था। और जवाब था नेपाल। अब सवाल उठता है कि नेपाल ही क्यों? क्योंकि काठमांडू में ज्यूरिक ट्रेड बैंक की एक ऐसी ब्रांच थी जो बिल्कुल स्विस बैंक्स के स्टाइल में काम करती थी। मतलब आपके अकाउंट का कोई नाम नहीं होगा, सिर्फ एक नंबर, आपकी पहचान 100% सीक्रेट और पैसा 100% सेफ। और पैसा मूव करने का तरीका तो और भी कमाल का था। सिस्टम ये था कि 100 करोड़ रुपए मुंबई की एक लोकल क्लियरिंग एजेंसी को दिए जाएंगे, और वो एजेंसी बिना किसी झंझट के पूरी रकम सीधे काठमांडू के उस नंबर्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। बस एक ही शर्त थी, जॉइंट अकाउंट खोलने के लिए दोनों पार्टनर्स का पर्सनली नेपाल में मौजूद होना जरूरी था। तो देखा, कागज पर तो ये डील एकदम फूल प्रूफ लग रही थी, है ना? लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, इस कहानी में हर चाल के पीछे एक और चाल छिपी थी। और बस यहीं से शुरू होता है धोखे का असली खेल। अब गजरे और उसके आदमियों के दिमाग में भी वही सवाल घूम रहा था जो शायद सबके दिमाग में है, कि भाई एक आदमी जो कल ही जेल से निकला है, जिसका पूरा धंधा चौपट हो चुका है, वो 50 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम आखिर लाएगा कहाँ से? ये $1,000,000 क्वेश्चन था। और सच तो यही था कि कालिया के पास कोई पैसा नहीं था, एक पैसा भी नहीं।
उसने अपने पार्टनर को साफ साफ बताया कि उसने 50 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ इसीलिए फेंका क्योंकि गजरे ने उसे चैलेंज किया था। बात पैसों की थी ही नहीं, बात थी इज्जत की, पावर की। वो एक ऐसा दांव चल चुका था जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो फिर पैसा आएगा कहाँ से? इसका जो जवाब विमल ने दिया वो तो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा, पैसा आएगा द कंपनी से। जी हाँ, आपने सही सुना। प्लान ये था कि वो उसी कंपनी से लोन लेंगे जिसके साथ वो 50-50 की पार्टनरशिप करने जा रहे थे। मतलब उन्हीं के पैसों से, उन्हीं के साथ धंधा। लेकिन रुकिए, धोखा सिर्फ एक तरफ से नहीं चल रहा था। गजरी भी कोई दूध का धुला नहीं था। वो भी कालिया को ठगने का पूरा प्लान बना चुका था। उसने अपने आदमियों को साफ साफ बोल दिया था कि एक बार ये सिलसिला जमने तो दे, फिर इस कालिया पीलिया का पत्ता काटने के 100 तरीके निकल आएंगे। मतलब दोनों ही तरफ पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी चल रही थी। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के फाइनल एक्ट में, वो मोड़ जहां धोखे की सारी परतें एक एक करके खुलेंगी और कहानी में आएगा सबसे बड़ा, सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। द कंपनी से लोन लेने का रास्ता जाता था एक तीसरे आदमी के जरिए, शेष नारायण लोहिया। लोहिया एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था और सबसे मजेदार बात, वो गजरे का पड़ोसी था। क्या इत्तेफाक है ना? अब वो लोहिया के पास जाकर कहते हैं कि उन्हें कंपनी से 25 करोड़ का लोन चाहिए। लेकिन जरा लोन की शर्तें देखिए। ये शर्तें किसी के भी होश उड़ा दें। 25 करोड़ कैश हाथ में लेने के लिए उन्हें पेपर पर साइन करना था 35 करोड़ के लोन का। क्यों? क्योंकि 10.5 करोड़ तो एडवांस्ड इंटरेस्ट के नाम पर पहले कट जाते। कंपनी के लिए ये 0 रिस्क पर सीधा सीधा मुनाफा था। लोहिया ये सब सुनकर हैरान था। उसका दिमाग चकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं। ये जानलेवा कर्ज वो चुकाएंगे कैसे? और फिर वो मजाक मजाक में ही कालिया के पार्टनर विमल से पूछ बैठता है कि भाई, क्या तुम लोग खुद को कोई सुल्ताना डाकू समझते हो या फिर सोहेल? और बस इसी पल कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। कालिया एकदम शांत आवाज में लोहिया से कहता है, सेठ जी, ये सोहेल है। जी हाँ, कालिया का वो पार्टनर विमल असल में कोई और नहीं बल्कि सोहेल था। वही सोहेल जो द कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन था। अब जाकर असली प्लान खुलता है। ये कोई बिजनेस डील, कोई पार्टनरशिप थी ही नहीं। ये तो सोहेल का द कंपनी पर एक हॉस्टाइल टेक ओवर का प्लान था, एक जाल था। सोहेल ने डरे हुए लोहिया को तसल्ली दी कि इस लोन को चुकाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट पीरियड खत्म होने से पहले ही द कंपनी और गजरे दोनों का नामो निशान मिट चुका होगा। तो ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक ऐसे खेल में जहां हर कोई शिकारी होने का दावा कर रहा हो, वहां असली शिकारी कौन है और असली शिकार कौन? शायद इस 100 करोड़ के गैम्बिट की सबसे बड़ी चाल यही थी कि ये खेल कभी पैसों का था ही नहीं। ये खेल था पावर का, धोखे का और सर्वाइवल का।